करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला रहेगा कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा स्टॉक रहेगा पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प में एज पर द प्राइस एक्शन एक बॉटम बन चुका है एंड द स्टॉक इज रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव। साथ साथ इसका बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे और एज यूजुअल मैं हमेशा उस स्टॉक को पकड़ता हूं जिसमें एक बॉटम बन रहा हो, स्टॉक पिकिंग करता हूं मैं, ठीक है। पहले बात करते हैं लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, और कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक के बारे में आज मुझे ये एनालिसिस नहीं करनी है कि स्टॉक आज क्यों गिरा, बिकॉज ये एक क्लीशे है यार। आपको 100 लोग मिल जाएंगे, वो लोग बताएंगे कि कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक क्या गया, हैंड साइड बाइस रहेगा सबका। मैं जो बात करने वाला हूं ना वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो आपको बहुत बार इनकाउंटर होता होगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, बुक का नाम है ब्लैक स्वान। अभी ब्लैक स्वान को लिखा है नसीब निकोलस तलीब ने। ये एक बंदा है, मतलब ही इज बेस्ड इन यूएस और ये ऑप्शन ट्रेडर है। तो उसने एक टर्म कॉइन करा था जिसको कहते हैं नैरेटिव फैलेसी। अभी नैरेटिव फैलेसी होता क्या है, ध्यान समझना। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, उस हिसाब से बना हुआ है ना, उसको कुछ भी रैंडम चीजें पसंद नहीं आती है। अगर रैंडम कुछ हो जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा। उसे क्या चाहिए कि उसे कॉज एंड इफेक्ट चाहिए। अगर मान लो कुछ इफेक्ट हुआ ना, अगर कुछ भी इफेक्ट हुआ तो वो एक लॉजिकली सोचेगा कि अच्छा इस रीजन से हुआ होगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ना आज कल्याण ज्वेलर्स में जो फॉल आया, उसके बाद आपको दिखेगा द नंबर ऑफ एडवाइजर्स और द एनालिस्ट, both technical as well as fundamental, they will write array of papers। मतलब बहुत सारी चीजें लिखेंगे कि ये हो गया, कल्याण ज्वेलर्स का जो ग्रोथ है वो टाइटन से कम है, ठीक है, वो सारी चीजें रहेंगी। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अभी हम चलो मैं एज ए डेविल एडवोकेट बात करता हूं, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स में आउट परफॉर्मेंस कब से हो रहा है, मैं आपको हेल्प करता हूं। ये आउट परफॉर्मेंस चल रहा है सितंबर 2024 से, अप्रॉक्स मोटा मोटा 2 साल आने को है, ठीक है। वहां से स्टॉक अप्रॉक्स 50-55% गिर गया है। मीन टाइम जो टाइटन का स्टॉक है वो उसी टाइम पीरियड में अप्रॉक्स 35-40% ऊपर गया है। मतलब अगर आप कंपैरिजन करो ना द प्राइस मूवमेंट, जिसको आप अल्फा भी बोल सकते हो या फिर प्राइस डेविएशन भी बोल सकते हो या डेल्टा भी बोल सकते हो, तो अप्रॉक्स 90% का है। इसका मतलब कि अगर सितंबर 2024 में अगर मैंने कल्याण ज्वेलर्स को शॉर्ट करा रहा था और साथ में मैंने अगर टाइटन को बाय करा रहा था, जिसको पेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे गेन मिलता है 90% का। ये डिफरेंस है प्राइस मूवमेंट, ठीक है ना। जो जीरो जो हम स्केल होता है, जो बेंचमार्क होता है, तो जीरो से इधर क्या होता है पॉजिटिव और इधर होगा निगेटिव। तो आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। 90% का गेन है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या सितंबर 2024 के बाद से कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है उसने मतलब बहुत गंदा परफॉर्म करा है? डेटा तो ऐसा नहीं कहता है। डेटा के हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मोर देन 40% है इन फाइनेंशियल 26/25। मीन टाइम जो पैड ग्रोथ है इट इज मोर देन 90%, अप्रॉक्स मोर प्रिसाइज 92% का है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगेन अगर आप देखो, पहले तो मैं वैल्यूएशन को मानता नहीं हूं, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो पी पीबी फलाना ठिकाना पे, लेकिन तब भी चलो बात कर लेते हैं। जो पी है इसका कितना है, इसका 26-27 का होगा और आपका जो टाइटन है उसका 80 के करीब का है, 79 होगा, ठीक है, 3x। अभी आप प्राइस टू बुक में देखो तो इनका प्राइस टू बुक कितना होगा, इनका 5 का होगा, 5 या 6 का होगा। टाइटन का कितना है, टाइटन का 25 का है। द सेम अप्लाइज विद द ईवी बाई इबिटा, ठीक है। हर एक चीज में ना टाइटन महंगा है, टाइटन आउट परफॉर्म करा जा रहा है। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जो आज का फॉल है ना भाई, आप भले कितनी भी नैरेटिव फैलेसी बनाओ या फिर हाइंडसाइड में जाके एक रीजन ढूंढो, फिर जो इफेक्ट आया है उसको उस रीजन से जस्टिफाई करो, एवरीथिंग इज बुलशिट। एवरीथिंग इज बुलशिट। आप समझो इस बात को। हम लोग लाइफ में भी यही करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये वन ऑफ द केस रहता है तो स्टॉक क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है यार, मतलब 2 साल से क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है? इट इज नॉट वन ऑफ द अकरेंस तो नहीं है ना कि आज ये फॉल है, पहले क्यों फॉल कर रहा है, पहले क्यों नहीं मीट कर रहा है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो मेरा क्वेश्चन ये है ना कि इफ यू हैव द इंटेंट ना भाई, आपका देखो हम सब लोग ना, आप समझना ध्यान से, दिल से बता रहा हूं आपको, हम सब ना रिटेल इन्वेस्टर है। वो चाहे मैं बात करूं चाहे टीवी पे कोई बात करे, हम सब रिटेल इन्वेस्टर है। क्यों है? बिकॉज when we buy a stock we have the intent कि उसका प्राइस ऊपर जाए, बट we don't have the capacity to move it upside।
और जब आप शॉर्ट करते हो तो वाइस वर्सा, डाउनसाइड करने का नहीं है। वी ऑल आर रिटेल इन्वेस्टर। हु आर द रिटेल इन्वेस्टर? हु हैज द इंटेंट बट नो कैपेबिलिटी, एंड हु आर द इंस्टीट्यूशंस? इंस्टीट्यूशन आर दोज हु हैव द इंटेंट एज वेल एज द कैपेबिलिटी। सो मेरा दूसरा पॉइंट क्या है ना कि अगर आप दिल से एक फंडामेंटल एनालिस्ट हो ना, अगर फंडामेंटल रिसर्च करते हो, प्राइस एक्शन को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं है। देयर आर 100 वेज टू निर्वाणा। मोक्ष पाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। और जब हम टाइटन की बात करते हैं ना भाई, तो कौन याद आते हैं? याद आएंगे आपको राकेश झुंझुनवाला, आरजे, ठीक है ना, द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन वॉल स्ट्रीट, ठीक है। अभी आप जाके अगर देखो ना, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूं। सो बंदे ने बाय करा 2001 से 2002 तक, ठीक है ना, अप्रॉक्स 6 महीने 7 महीने का ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए माफ कर देना, ठीक है ना। बंदे को 11 से 12 ड्रॉडाउन हुए हैं। ड्रॉडाउन क्या होता है? ड्रॉडाउन होता है जब फॉल से एक, जब मतलब हाई से, ऑल टाइम हाई से सब्सटैंशियल फॉल आता है स्टॉक में, उसको कहते हैं हम ड्रॉडाउन। और भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ड्रॉडाउन तो 65% का था, एक 55% का, 11 ड्रॉडाउन है। बंदे ने अंगद का पैर, मतलब अगेन आई एम यूजिंग एडेज, अंगद का पैर क्या होता है ना, अंगद वाज द सन ऑफ किंग बाली। ये जिनको नहीं पता है, वो रामायण में कैरेक्टर था, उसने पैर रख दिया ना, उस पैर को कोई हटा नहीं सकता है। सो आरजे मेड द मनी, व्हाई? बिकॉज उनका कन्विक्शन था। हमारा आपका कन्विक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसने पैसा बनाया, हम पैसा नहीं बना सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मेरे में वो कन्विक्शन नहीं आ सकता कि मैं, ठीक है। सो अगर आपका इंटेंट है ना कि अगर लगता है ना, तो फिर आप कन्विक्शन, आप यू जस्ट प्ले लाइक ए पी प्लेयर्स। पी वाला जो कैसा होता है ना, पैसा डालता है भूल जाता है भाई। 100 कंपनी में पैसा डालेगा और एक कंपनी उसको 100% रिटर्न देती है, मतलब 100x रिटर्न देती है, ठीक है, 100x, ठीक है, वैसे होता है। अभी मैंने क्या कहा, अभी हम चेक करते हैं कि जब जब टाइटन को आरजे ने बाय करा तो कितना ड्रॉडाउन आया था और कितनी बाय आया था, ठीक है। टाइटन, ये टाइटन का स्टॉक है और हम आते हैं यहां से, बहुत दूर जाना पड़ेगा लेकिन देख लो, चलो, ठीक है। ये है 2005, ठीक है। 2003 से आगे ही ले रहा हूं मैं। ये पहला ड्रॉडाउन कितने का है? 52%। दूसरा ड्रॉडाउन कितने का है? 65%। पहला ड्रॉडाउन है 52% का आरजे का, दूसरा ड्रॉडाउन है 65% का, तीसरा 41%, अगेन 37%, क्लोज टू 40, नाउ 32%, again close to 30%, now here again 50%, here for 34%, and here 25%। मतलब 50% का 3 ड्रॉडाउन आया भाई, समझ सकते हो वेल्थ तब बनती है। तो अगर आप में वो कन्विक्शन है ना, तो आप दूसरे का मत सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है, यू नो। और मैंने बहुत पैराडॉक्स चीज बोल रहा हूं, आई यूज्ड टू बी ए शॉर्ट सेलर इन कल्याण ज्वेलर्स, बट ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से पैसा कमा रहा हूं आप भी कमाओ। एंड माई इंटेंशन इज नेवर एवर टू क्रिएट अ पैनिक। आपने देखा होगा, मैं ऐसा चीज नहीं बताऊंगा ये स्टॉक क्यों गिर गया, आज निफ्टी में क्यों फॉल आया। मेरा है ना भाई, आपका मेहनत का पैसा है, और अगर आपका कन्विक्शन है ना, तो आप रुको। क्या पता यार कल्याण ज्वेलर्स में जो काले बादल है वो छट जाए, ठीक है। ये मेरा पर्पस था। और जो मैंने कहा ना आपको, नैरेटिव फैलेसी या फिर हाइंडसाइट जो बायस है, वो हम सब में है। लेट्स एक्सेप्ट इट। हमारा माइंड है ना, जो इवोल्यूशन के अगर बुक्स पढ़ोगे ना, तो हमारा माइंड इसी तरह इवॉल्व हुआ है। हमको कुछ भी रीजन हो ना, कुछ भी घटित हो जाए, कोई भी घटना हो ना, तो हम हाइंडसाइट में जाएंगे और फिर हम उसको ना लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। समझो, हर एक चीज लॉजिकल नहीं होती है भाई, ठीक है, ठीक है। देखो, कल्याण ज्वेलर्स का सब ये बोल रहा है कि रेवेन्यू में ग्रोथ वैसा नहीं है vis-a-vis टाइटन के जैसा, ठीक है। बट कोई ये नहीं बोल रहा है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है इस बार, मतलब ईयर ऑन ईयर वो बढ़ा है 28%। Q1 FY26 में ये आया था अप्रोक्स 20%। उसकी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो कि इफ यू आर डूइंग अ फेयर एनालिसिस, एनी कंटेंट क्रिएटर, देखो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, तो सब कुछ बताना चाहिए ना, बट हम वो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिट नहीं करता है। फिर हम उन्हें को लॉजिकल कैसे दिखाएंगे? आई टेंड टू सीम वेरी लॉजिकल इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस, तो मैं ऐसा ही बात करूंगा, यही होता है।
यही हो रहा है कल्याण ज्वेलर्स में। ठीक है, चलो ये हो गया सारा चीज। अब इसके बाद हम फटाफट चलते हैं पूना वाला फिनकॉर्प में। यस, पूना वाला फिनकॉर्प मतलब छोटा बजाज, बात करेंगे इसकी। देखो पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में समझ जाओ, एक एनबीएफसी कंपनी है और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर एयूएम को हटा दो तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना उसमें बहुत सारा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू द बजाज फाइनेंस। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जिनको नहीं पता हो, पूना वाला फिनकॉर्प को पहले कहते थे मैग्मा फिनकॉर्प। जो बैंकिंग इंडस्ट्री में होंगे वो जानते होंगे, मैग्मा फिनकॉर्प मोस्टली गाड़ियों का काम करती थी। मोस्टली ये गाड़ी का काम करती थी, मतलब जो कमर्शियल व्हीकल या फिर पर्सनल व्हीकल है ना उस पर लोन देती थी। बाद में इसको पूनावाला ने टेक ओवर किया एंड क्या रिफॉर्म किया, और इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ना यहां पे, ये देखो ये कौन सा टाइम है, ये है मई 2024 का टाइम। ठीक है, यहां पे एक एक्सीडेंट हुआ। जो पूनावाला फिनकॉर्प है ना, उनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आज के दिन में भी वो है एसटीपीएल है। अभी उसको कंपनी कहती है कंज्यूमर इंस्टेंट लोन करके कहती है, लेकिन वो है एसटीपीएल। एसटीपीएल क्या होता है? स्मॉल टिकट पर्सनल लोन। तो यहां पे इनका जो एसटीपीएल का पोर्टफोलियो था विच वाज अनसिक्योर्ड बाय द वे, वो पूरा अच्छा खासा फट गया, जिसके कारण इनको एक मोटा पैसा करना पड़ा प्रोविजनिंग। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण आप देखोगे तो इनका जो फाइनेंशियल 25 है वो पूरा का पूरा घुस गया, मतलब उसमें इनको लॉसेस हुए, ड्यू टू विच यू कैन सी कि एक अच्छा खासा फॉल आया है प्राइसेस में, अप्रॉक्स 51% का फॉल आया। अब ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। हम जाते हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, देखो प्राइस एक्शन फॉलो करने से क्या होता है ना यार, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। वो आप इनसाइडर ट्रेडिंग का हो या स्मार्ट इन्वेस्टिंग का हो या इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट का हो, कुछ भी कहो। ठीक है ना, मोटा मोटा क्या होता है ना, चीजें पता चल जाती है, बाहर पता चल जाती है। आई विल मेक अ वीडियो वन डे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कहां कहां से ये लीकेज होता है। ठीक है, जो आप स्मार्ट इन्वेस्टर हम कहते हैं ना, उनको पता चल जाता है नहीं भाई वो स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है, उनके लिए एक टर्म कॉइन होना चाहिए, वो कहना चाहिए कनिंग इन्वेस्टर। स्मार्ट तो नहीं है ना, दे आर डूइंग अनएथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अभी देखो यहां से ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ जब ये चीज आई भी नहीं थी। ठीक है ना, और ये रिजल्ट यहां पे आया, मतलब ये रिजल्ट कौन सा आया होगा, ये रिजल्ट यहां पे आया था आपको Q2 FY25 का, और कंपनी ने यही भी बताया कि एक अच्छा खासा पैसा हमने प्रोविजनिंग करके एक अच्छा खासा अमाउंट राइट ऑफ किया है। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया, रिजल्ट आया और यहीं से बना है टॉप। क्या हुआ होगा रिजल्ट आने के बाद, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो नहीं करते होंगे उन्होंने यहां पे बेचा होगा। ठीक है, इस कैंडल में जो रेड वाला बार देख रहे हो आप, और देखो अगला बार देखो, अगला बार में यहीं से बॉटम बना। तो बहुत बार क्या होता है ना, जो खराब न्यूज होता है ना प्राइस में अब्जॉर्व हो जाती है, प्राइस उसको कैरी कर लेते हैं, पहले ही आपको दिख जाएगा चार्ट्स में। ठीक है, अभी यहां पे नया क्या हो रहा है देखो, यहां पे ध्यान समझना। ये बेस बना, ठीक है, फिर यहां पे स्टॉक ने यहां पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, यहां बेस बनने के बाद एक्यूमुलेशन हुआ। अगेन ये स्टॉक यहां पे अगर आप देखो ना ऑन द वीकली चार्ट्स, ये बनाना शुरू करता है फ्लैग्स, और इसको मैं कहता हूं बुल फ्लैग्स। ठीक है, अभी नाउ इफ यू सी, सो ये वाला स्विंग लो देखो और ये वाला स्विंग लो देखो, ध्यान से देखना इस दोनों पॉइंट को। ये वाला जो स्विंग लो है ना, ये मार्जिनली ऊपर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्विंग लो, मतलब बेस जो है ऑन वीकली चार्ट्स वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इससे पहले ऐसा हो रहा था नहीं, वो नहीं हो रहा था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पे इन चारों बेसिस में जो स्विंग लो है वो अपने पहले वाले स्विंग लो से नीचे है, लेकिन ये वाला जो स्विंग लो है ना, ये वाला, ये अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है, जो क्या इंडिकेट करता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि वीकली चार्ट में जो बुलिश फ्लैग बन रहा था उसके ब्रेकआउट का टाइम आ गया है। ठीक है, सेकंड चीज हम समझते हैं, ये देखो और यहां देखो, ये जो स्विंग हाई बना है, ठीक है, ये जो स्विंग हाई बना है ये अपने इस स्विंग हाई के ऊपर जा रहा है, विच अगेन कंफर्म्स कि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे अप ट्रेंड बनने जा रहा है। अब इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं,
मैं बता रहा हूं, डेली चार्ट्स पे जाते हैं। डेली चार्ट पे यहां पे एक लाइन लगा लेना। क्यों? क्योंकि यहां पे एक गैप है। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा ना, मैं प्राइस एक्शन की आज बात करूंगा कि प्राइस में ना एक अगेन एक फ्लैग बनना शुरू हो, ठीक है ना, और फ्लैग इसके आसपास आके, मैं आपको एक रैंडमली चीज बता रहा हूं, होगा या नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही होगा, मैं आपको सेटअप बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे एक साइडवेज बचा है और फिर यहां से हायर हाई बनना शुरू हो। यही जो अक्रेंस है ना, ये ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, ये डायनेमिक चीज है। अगर यहां पे ऐसा बनना शुरू होता है ना, तो मुझे फायदा क्या होगा ना, मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, आई विल गेट अ बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो मेरा एजम्पशन है, अभी ये होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, आप समझो बात को, ठीक है। अभी मैं एक और चीज आज यूज करके आपको बताता हूं, वो मैं यूज करता हूं आरएसआई। अभी आरएसआई क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं वही सोच रहा हूं। चलो एक्सप्लेन बाद में करेंगे, यार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आरएसआई क्या होता है ना, आरएसआई इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इंडेक्स है वो, और मैं पहले लगा के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आरएसआई देखो, अभी देखो आरएसआई में बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो ऐसा ट्रेडिंग करेंगे, इज अ इंडिकेटर एंड इट शोज द, आपको ये ना मोमेंटम दिखाता है, ट्रेंड नहीं दिखाता है, समझना बात, वो मोमेंटम चेक दिखा रहा है। तो आरएसआई कैसा होता है ना, ये बनता है आरएस से। व्हाट इज आरएस? इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी मैंने यहां पे कौन सा चार्ट खोला हुआ है, वीकली चार्ट खोला हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको ना बहुत बार आरएसआई, एमएसीडी, डॉनशिन सब बताया जाता है, बट बहुत सारे लोग ना आपको बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं होता क्या है। रटना नहीं, समझ लो, बस लॉजिकली थिंक करो। आरएसआई में सबसे पहले ना 14 पीरियड, मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो यहां पे मैं 14 कैंडल, मैं इस कैंडल को नहीं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि ये वीकली कैंडल है, ये अभी क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज कब करेगा, ये फ्राइडे को क्लोज करेगा, ठीक है। तो मैं यहां से, ठीक है, मतलब यहां से लेके 14 जो कैंडल्स है उनको कंसीडर करूंगा। और यहां पे क्या होता है ना, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ना हम गेन और ये निकालेंगे, मतलब कितना पॉइंट लूज हुआ, कितना पॉइंट गेन हुआ। ये कैसे होगा समझो। आप ये देखो, ये जो शेयर है 29 जून का जो कैंडल है, वीकली कैंडल, वो 22 जून के कैंडल से में इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, यहां पे गेन हुआ है, ठीक है। तो हम गेन कैसे निकालते हैं, इस कैंडल का क्लोज डिवाइडेड बाय इस कैंडल का क्लोज। समझ गया ये चीज? गेन निकालना है तो गेन हम कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, हम पहले कैंडल देख रहे हैं, कैंडल दोनों हरा है, ठीक है। तो चूंकि अभी का ये वाला कैंडल हरा है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे रेंज, इसका क्लोज, ये कैंडल कहां क्लोज कर रहा है उसको सबट्रैक्ट करेंगे अब नीचे वाले कैंडल से, तो हमको मिल गया रेंज, ठीक है, कितना गेन हुआ है। सिमिलरली आप इन दोनों कैंडल को देखना, मैं इसको यूज करता हूं, इन दोनों कैंडल को, इसको और इसको, ठीक है ना। इन दोनों कैंडल में क्या हुआ है, ये हुआ है ना, गेन लॉस्ट हुआ है ना पॉइंट्स। यहां पे कितना हुआ है, यहां 16 पॉइंट नीचे गया, और यहां पे कितना पॉइंट गया है, यहां 13 पॉइंट नीचे। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें ये वाला जो कैंडल है, पहले वाला कैंडल, उसका क्लोज माइनस इसका क्लोज, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने 14 पीरियड का ऐसे निकाला, और हम सेग्रीगेट करेंगे, ध्यान से हमारा सेग्रीगेट करेंगे, गेन को सेग्रीगेट करेंगे एक तरफ, और जो पॉइंट लूज हुआ है उसको सेग्रीगेट करेंगे एक तरफ, जितना घटा है मोटा मोटा समझो, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों को समेशन कर देंगे, जितना पॉइंट गेन हुआ है और जितना पॉइंट लूज हुआ है, समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज गेन कितना हुआ 14 पीरियड में। इट इज अ बच्चों का क्वेश्चन, जितना मेरे को टोटल गेन हुआ है 14 पीरियड में, ठीक है, और जो उसको डिवाइड कर देंगे 14 से, और सिमिलरली हम वो करेंगे लॉस वाले केस में, ठीक है। अब आते हैं आरएस। आरएस कैसे निकलेगा, आरएस कुछ नहीं होता है, आरएस आपने बहुत बार सुना होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट इज आरएस। तो आरएस में न्यूमरेटर में हम डालेंगे द एवरेज गेन और डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, वो आपका आरएस आ गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी ना, तो आप वीडियो को फिर से देख लेना। देखो ये समझना जरूरी नहीं है, बट आप कोई भी इंडिकेटर अगर यूज कर रहे हो ना, तो भाई ऐसा आपको समझना चाहिए उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। इसलिए मोमेंटम दिखाता है, ठीक है। अब हम आरएसआई कैसे निकालते हैं, देखो आरएसआई निकालने के लिए ना फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, इट इज 1 प्लस एक
मैं बता, फॉर्मूला चलो हटा देते हैं, फॉर्मूला लाऊंगा तो आप लोग कॉम्प्लिकेट करोगे। आरएस क्या होगा ना, आरएस को मुझ इंडेक्स, हम इसे इंडेक्सेशन इसलिए करना पड़ेगा ना क्योंकि मुझे इसको 1 to 100 में लाना है। अगर आप आरएसआई यूज करते होगे तो आपको पता होगा ये 0 से 100 तक ही रहता है, 200 तो होता नहीं है। अगर मैं सिर्फ आरएस यूज करता ना तो आरएस तो कहीं भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो इसको इंडेक्सेशन करना रहता है। दैट इज वाई एक फॉर्मूला होता है, आई विल नॉट यूज द फॉर्मूला, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप वो मत जानो, इसलिए हम उसको इंडेक्सेशन करते हैं आरएस को, जिसके कारण हमें वैल्यू मिलता है 0 से 100 के बीच का। ये चीज आपको समझनी जरूरी है। आरएस कैसे निकला, ठीक है, हम समझ गए ये चीज। अभी आरएसआई बहुत लोग कैसे यूज करते हैं ना, वो बोलेंगे कि अगर 90 चला गया तो बेच दो, और अगर 10-20 चला गया तो खरीद लो। एकदम बुलशिट तरीका है, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा करोगे तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे। अगर शॉर्ट कर दिया 90 वाले शेयर को जिसका आरएसआई गया है, तो स्टॉक हो सकता है ऊपर ऊपर चलते जाए क्यूपिड में, ठीक है ना, वो बैंकरप्ट हो जाओगे शॉर्ट करोगे। और नीचे कोई जा रहा है शेयर, आपने उसको खरीद लिया तो क्या होगा, अबे कपड़े उतर जाएंगे। जो नीचे कोई शेयर जा रहा है, अगर 20 का अगर आरएसआई है, मैं उसको खरीदूंगा तो इट इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक और नीचे जाएगा, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यूज नहीं करना है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल एज आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस मैं बताता हूं कैसे। ये मैंने आरएसआई करा है, और आज की डेट में ना एक्चुअली लाइफ बहुत आसान हो गई है। मैं इसे ना हटा देता हूं, मैं सिंपली मैं चेक करता हूं आरएसआई डाइवर्जेंस है कि नहीं। यस, इट इज देयर। सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में जाना और आरएसआई डाइवर्जेंस क्लिक करना। अभी मैं मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा भाई अगर आपका ध्यान रहेगा तो। देखो यहां पे, ये देखना, ठीक है। ये मैं क्या बोलता हूं, ये स्विंग लोज है, ठीक है, लोज है, स्विंग लोज है। आप इसका देखना, ठीक है, इसका स्विंग लो और इसका स्विंग लो। इसका जो ये वाला स्विंग लो है, मतलब ये वाला जो स्विंग लो है, ये अपने प्रीवियस स्विंग लो से नीचे बना है, ठीक है। ये तो नीचे है ना इससे, ठीक है। बट यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इसका स्विंग लो है, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया है एज कंपेयर टू दिस। मतलब आरएसआई, मतलब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो मैच नहीं कर रहा है, वो बुलिशनेस दिखा रहा है, दो प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इसको कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। मतलब आरएसआई प्राइस को फॉलो नहीं कर रहा है, आरएसआई बता रहा है, और ये क्या करता है, ये आपको या तो टॉप बताएगा नहीं तो बॉटम बताएगा। देखो यहां पे सिमिलर लॉजिक है। आप देखो यहां पे स्टॉक ऊपर गया, स्विंग हाई ऊपर है, बट ये नीचे ही रहा। ये वाला लाइन देखो, ये नीचे है, जबकि ये यहां पे ऊपर है। दो एज पर द प्राइस ये नीचे है, लेकिन यहां पे ये नीचे दिख रहा है आरएसआई। तो आरएसआई डाइवर्जेंस ने क्या बोला, बियर। आप देखो प्राइस यहीं से गिरा है, समझ रहे हैं बात। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप, बट आरएसआई डाइवर्जेंस। अभी भाई मैंने अगर ये बता दिया ना, तो इसको लेके कल से मत पूछ जाना। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको कूदना नहीं है। पहली बात, मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया, लॉजिक समझो। मोमेंटम क्यों बता रहा है, मैंने जो आरएस का बताया, एवरेज गेन, एवरेज लॉस, समझो। अगर आप समझोगे ना भाई, तो आप मतलब आपको लगेगा कि हाँ क्या हो रहा है, चले क्या चल रहा है सिनेमा, हमको समझ में आएगा। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये सब कहानी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे फटाफट इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे। यस, तो देखो यार, पूना वाला जो फिनकॉर्प है ना, उसका मेन प्रोडक्ट्स क्या है। सबसे पहली बात तो इनका मेन प्रोडक्ट है ना, वो है इंस्टेंट कंज्यूमर लोन, ठीक है। लैप है, प्री ओन्ड कार लोन है, बिजनेस लोन है, मशीनरी लोन है, प्रोफेशनल लोन है। चलो ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये कंपनी ने क्या नया करा जिसके कारण एक टर्न अराउंड दिख रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो अपनी अंडर राइटिंग प्रोसेस है ना, उसको रोबस्ट करा। ये जो पहले एसटीपीएल करते थे ना, वो करते थे स्कोर कार्ड से। अभी स्कोर कार्ड क्या होता है ना, स्कोर कार्ड जब अंडर राइटिंग अब करते हैं, तो मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं, इफ एनी ऑफ यू आर ए क्रेडिट एनालिस्ट, तो आप समझोगे उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। बंदे का नाम क्या है, प्रोफेशन क्या है, सैलरी क्या है, रहता कहां पे, उस पर एक स्कोर क्रिएट होता है। सिविल स्कोर क्या है, ब्यूरो स्कोर क्या है, सब कुछ उसमें आता है। उसमें अगर यस होता है तो लोन मिलता है, नहीं होता है तो लोन नहीं मिलता है। फॉर बेस्ड इसमें नहीं रहता है। एसटीपीएल में पहले फॉर बेस्ड सिस्टम नहीं था, अभी इन्होंने फॉर भी इंक्लूड करा है, ठीक है। पहली चीज, अभी इन्होंने, मैंने आपको नीचे क्या दिखाया, मैंने नीचे दिखाया आपको कि इनका मेन लोन प्रोडक्ट क्या है। ये क्या है, इंस्टेंट कंज्यूमर लोन।
ये होता है एसटीपीएल, जो मैंने बताया, जो इनका फाइनेंशियल 25 में जो लोन फटा था वो था एसटीपीएल। अभी ये जो लोन है ना, इसमें जो एंड यूज होता है, मतलब जो कस्टमर होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है, ठीक है, सैलराइड भी हो सकता है। अभी रिसेंटली इन्होंने 1-1.5 साल पहले इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा जिसको ये कहते हैं प्राइम पर्सनल लोन। अभी प्राइम पर्सनल लोन और इंस्टेंट कंज्यूमर लोन, ये डिफरेंस है। प्राइम पर्सनल लोन के लिए क्राइटेरिया जो है ना, इनका जो 75 to 80% कस्टमर है उसका एनटीएच होना चाहिए मोर देन 75,000। एनटीएच मतलब नेट टेक होम सैलरी, ठीक है। जो ब्यूरो स्कोर, जिसको सिविल स्कोर भी कहते हैं, वो मोर देन 750 होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो डिसबर्समेंट का यील्ड है वो आपको लो मिलेगा, वो 13 से 16% मिलेगा, और यहां पे मिलेगा 22 से 29%। तो कस्टमर अगर प्रीमियर आ रहा है तो आप देख रहे हो पोर्टफोलियो, मतलब क्रेडिट रिस्क कम हो रहा है बट यील्ड घट रहा है। और मुझे सबसे अच्छा चीज ये लगा ना कि ये कंपनी ना, मतलब सब कुछ बैलेंस करके चल रही है, ना एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव है ना एक्स्ट्रा एग्रेसिव है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इट इज 28% ऑफ द लोन बुक। अभी नाउ इफ यू कंपेयर इट विद द बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का कितना है, इफ यू कंसीडर द बीएचएफएल का भी अगर टोटल ले लो तो अप्रॉक्स 30% है। लेकिन वहां पे दोनों करते हैं, वहां पे तो तीनों करते हैं यार। वहां पे आपको लैब भी करते हैं, होम लोन भी करता है, एलआरडी भी करता है, और ये भी करता है, रियल एस्टेट भी करता है। यहां पे अभी ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इनका मिनिमम टिकट साइज होता है 50 लाख रुपया। 50 लाख से नीचे करते नहीं है। इसका रीजन क्या है ना, सिंस मैंने इस इंडस्ट्री में रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, 50 लाख के नीचे ना जो केस ऑफ डेलिक्वेंसी, जो मतलब वो कम हो जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन। इन्होंने 50 लाख से नीचे का केस करेगा ही नहीं, अफोर्डेबल ये करता ही नहीं है, माइक्रो लैब ये करता ही नहीं है। सो इट इज द पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प। दूसरा है प्री ओन्ड कार लोन्स। अभी प्री ओन्ड कार लोन्स जो है ना इनका, उसमें आपको रेट मिलेगा 14 to 16%। प्री ओन्ड कार लोन मतलब यूज्ड कार लोन। अभी इन्होंने यहां पे एज पर द रिस्क मैनेजमेंट, आपको यहां दिख रहा होगा टिकट साइज 2 lakhs to 1 crore, बट ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने ना लो टीम, मतलब अभी ये 12 से 13 लाख का ही एवरेज टिकट यहां पे सैंक्शन कर रहा है, बिकॉज जो यूज्ड कार होता है ना उसमें डेलिक्वेंसी ज्यादा होता है। अभी ये है इनका बिजनेस लोन। बिजनेस लोन ये करते हैं अगेन 5 लाख to 1 crore, बट अगेन मैं बता रहा हूं यहां पे जो अभी डिसबर्समेंट हो रहा है एज पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, जो इन्होंने पिछली गलतियों से सीखा है। मैं ये चीजें कैसे पढ़ रहा हूं, मैं आपको ये सारी चीजें मार्केट से फीडबैक लेके, मतलब जो मैनेजमेंट का अगर आप कमेंट्री सुनोगे ना तो कुछ समझ में आएगा। ये भी 17 से 20 लाख तक का ये एवरेज टिकट साइज है। क्यों है? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है, दैट्स व्हाई। और इनका अभी अप्रॉक्स 50 to 53% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इज सिक्योर। दूसरा है मिड मार्केट। मिड मार्केट में इनका 15%। मिड मार्केट में ये छोटे एनबीएफसी को पैसा देते हैं, और उसके बाद मशीनरी एंड प्रोफेशनल लैब। अभी क्या हुआ ना कि इन्होंने 1 साल में कुछ नए प्रोडक्ट्स से लेके आए। अभी नए प्रोडक्ट्स लाने का पर्पस क्या है? एक तो डाइवर्सिफाई करना है। इन्होंने नया प्रोडक्ट लेके आया, जैसे मैंने पहले बताया, प्राइम पर्सनल लोन। ये मुश्किल से 15 से 16 महीने पुराना प्रोडक्ट है, बट बहुत एग्रेसिव तरीके से यहां पे डिस्बर्समेंट कर रहा है। और आप देखो तो परसेंटेज ऑफ AUM इट्स, मतलब इतने जल्दी ये 8% पे आ गया है, ठीक है। और इफ यू सी कि ये जो नया प्रोडक्ट है, लाइक यू नो प्राइम पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, यहां पे जो टोटल डिस्बर्समेंट हुआ इन Q4 FY26, तो अप्रॉक्स 24% इन न्यू प्रोडक्ट्स का था, ठीक है। इसके साथ साथ देखो गोल्ड लोन है, एजुकेशन लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कमर्शियल व्हीकल लोन है, एंड शॉप कपिल लिमिट है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है ना, गोल्ड लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। अभी गोल्ड लोन में अगर आप इनका यील्ड देखो ना तो 11 से 28% का है। अगेन जैसा कस्टमर रह रहा है ना प्रोफाइलिंग, वैसे हिसाब से लोन दे रहे हैं गोल्ड लोन। और गोल्ड लोन पे ये बहुत एग्रेसिव है। इन्होंने 200 नए ब्रांचेस खोले हैं गोल्ड लोन के। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में इन्होंने कहा है कि बाय फाइनेंशियल 27 हम इसको डबल करेंगे, एंड दे आर वेरी मच एग्रेसिव। इसका मेन रीजन क्या है? एक तो लोन बहुत छोटा छोटा होता है, तो क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, बट यहां पे आप समझो ना, यहां पे हु इज द मार्केट लीडर? बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर। मुझे क्या लग रहा है ना, स्ट्रेटजी ये धीरे धीरे ना पूरा का पूरा बजाज फाइनेंस को कॉपी कर रही है ये कंपनी, ठीक है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में इफ यू सी तो डिसबर्समेंट यील्ड यहां भी 35% का होता है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। ये सब तो हो गई प्रोडक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करते हैं। यस, अभी देखो ये क्या है, ये COP है,
ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इनका एक साल पहले मतलब Q4 FY25 में इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो था 8.07% और आज की डेट में ये 7.63%। और दैट इज द रीजन इनका निम समय से पहले 9% को क्रॉस किया है। इन्होंने बोला था कि 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे, बट इन्होंने Q4 FY26 में ये क्रॉस कर गया। दैट वी विल डिस्कस फर्दर। नाउ सी दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप देखना, ये है क्या है, ये है ग्रॉस एनपीए का फिगर और ये है नेट एनपीए का फिगर। मैंने जब भी वीडियो बनाया है ना, और मैं जब भी ऑपरेशनल मेट्रिक्स को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको हमेशा लेफ्ट से देखना है उसका फ्लो क्या है। तो यहां पे आपको ग्राफ क्या दिख रहा है, ये डाउनवर्ड दिख रहा है, और यहां पे क्या दिख रहा है, ये भी डाउनवर्ड दिख रहा है। अभी ग्रॉस एनपी और नेट एनपी अगर कम हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन और बैड साइन। इट इज अ गुड साइन, ठीक है, हमारा प्रोविजन कम होगा, ठीक है, जिससे हमारा पैड बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा, ठीक है। नाउ यहां पे आप देखो, इट शोज द फ्लो ऑफ, आपको दिखाएगा ये स्टेज का क्वालिटी कैसा है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या होता है मैंने बार बार बताया, होप यू आर फैमिलियर। अभी स्टेज 1 में देखो, स्टेज 1 में क्या फ्लो है, इट इज 97.5। दिसंबर में कितना था, द फिगर वाज 97.4। तो अच्छा है कि खराब है, अच्छा है। स्टेज 1 में जितना असेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा, स्टेज 2 और स्टेज 3 में कम होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप देखो यार, स्टेज 2 में 1.1 था दिसंबर 25 में, अभी हो गया 1%, विच इज गुड, ठीक है। अभी हम आते हैं, यस, पैट का फिगर आप देख सकते हो, ठीक है। मेन चीज क्या है, आरओए का फिगर आप देखो, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट देखो आप Q4 FY25, पहले ये ग्राफ नीचे जाते हैं, ठीक है, 7.78, 0.68। अभी आप जाओ, अभी का अभी आप चार्ट खोलो पूनावाला का, ठीक है ना, आपको प्राइस डाउनवर्ड ही दिखेगा, ठीक है। और फिर देखो ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना प्राइस एक्शन आता है, ना फंडामेंटल पढ़ना है, और अगर फाइनेंशियल कंपनी है, ध्यान से फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसका आरओई और आरओए का ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद आप देखो कि कहां पे टर्न अराउंड हो रहा है, मतलब यहां पे टर्न अराउंड कहां पे हुआ, 68.68 से 0.69 हुआ, 1.20। जहां पे चेंज होता है ना वहां पे घुस जाओ। आपको ना प्राइस एक्शन देखना है, ना आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है। मैं आपको हैक बता रहा हूं, स्पेशली ओनली फॉर द फाइनेंशियल, बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। सो दैट्स इट। अभी यहां पे देखो क्या है ना, यहां पे कंपनी का इसके साथ साथ ओपेक्स जो है ना, मतलब ओपेक्स में ये बहुत कम खर्चा करे जा रहा है, ठीक है। इसका मेन रीजन है दे आर यूजिंग द एआई इंटेंसिवली। अभी जो इनका प्राइम पर्सनल लोन का जो सेगमेंट है, इफ यू सी, तो यहां पे जो प्रोमोटर है उन्होंने बताया कि दे आर नॉट हायरिंग द अंडरराइटर्स, और अप्रॉक्स 35 to 37% का भी जो वॉल्यूम है वो डिजिटली प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा ना, अगर आप ये चीज सेम देखोगे ना, ये बजाज फाइनेंस में भी हो रहा है, टाटा कैपिटल में कवर करके तो ये हो रहा है। इसके कारण क्या होगा ना, लोगों की छटनी होगी, लोगों की हायरिंग होगी, बट एज ए कैपिटलिस्ट यू विल गेट बेनिफिट, क्योंकि ऑपेक्स कम होगा, ठीक है ना। अभी चूंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका कम होगा, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपका पैड बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा, जिसके कारण आपका ईपीएस बढ़ेगा, जिसके कारण आपका शेयर मार्केट का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। थैंक यू।